दोस्तों, पिछले कुछ वक्त के अंदर ही हमने देखा कि किस तरह से एक-एक करके इज़राइल की तरफ से बड़ी ही आसानी के साथ पहले तो हमास के लीडर इस्माइल हानिया को, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को, इसके अलावा हिजबुल्लाह की पूरी यूनिट से जुड़े हुए बहुत सारे बड़े-बड़े कमांडर्स लीडर्स को निशाना बनाया गया। बाद में खबर आई कि हसन नसरुल्लाह के भी सक्सेसर या जानशीन के जो हाशिम सफ़ीउद्दीन हैं, उनको भी टारगेट किया गया। और तो और ईरान की जो ताकतवर फ़ौज है यानी IRGC, उससे भी जुड़े हुए बहुत सारे लोग या कमांडर्स निशाना बनाए गए। यह सारी ही चीज़ें जब एक-एक करके बड़ी ही आसानी के साथ होती जा रही थीं, तो पूरी दुनिया के सामने यह बात भी क्लियर हो चुकी थी कि हो ना हो, इज़राइल के पास कोई एक ऐसा जासूस तो ज़रूर मौजूद है, जो इन सारे ही ग्रुप के साथ और ईरान के साथ भी बिल्कुल ऊपर से जुड़ा हुआ है, यानी जिसका कनेक्शन इन सारे ही ग्रुप और ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ है। अब जिस इंसान को एक ही वक्त में हिजबुल्लाह के भी बड़े-बड़े नेताओं की लोकेशन पता हो, हमास के भी बड़े-बड़े नेताओं की लोकेशन भी पता हो, इवन ईरान के भी अहम ठिकानों या बड़े नेताओं या बड़े कमांडर्स की लोकेशन पता हो, वो इंसान भला गाजा या लेबनान से तो नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान से ही हो सकता है। इसीलिए इस कमज़ोर इंटेलिजेंस की वजह से ईरान को न सिर्फ दुनिया भर में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, बल्कि आज मिडिल ईस्ट में ताकत के मामले में सुपर पावर माने जाने वाला ये ईरान खुद भी इस मामले को लेकर अपने आप में शर्मिंदा और परेशान नज़र आ रहा था और किसी भी तरीके से इस चीज़ का तोड़ ढूंढने के लिए भी बेचैन नज़र आ रहा था। मगर तभी अचानक से पूरे ही मिडिल ईस्ट के अंदर धीरे धीरे पहले तो खुफिया तौर पर और बाद में मीडिया के ज़रिए से पब्लिकली एक खबर वायरल होना शुरू होती है और धीरे धीरे फिर इस खबर का दायरा बढ़ता है और बाद में इसको पूरा वेस्टर्न मीडिया ही कवर करने लगता है। खबर यही थी कि ईरान की जो ताकतवर फ़ौज है, मतलब कि IRGC, जो अपने अंदर भी कई टुकड़ों में डिवाइड है, जिसके कई अलग अलग यूनिट हैं, उसमें से भी उसका जो सबसे एलीट, मतलब सबसे ऊपर का ताकतवर और ख़तरनाक यूनिट माना जाता है और जिसको अलकत फोर्स कहा जाता है, उसके जो मेन मुखिया हैं, जो मेन हेड हैं, वह पिछले कई दिनों से गायब चल रहे हैं। यह शक उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ गया कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई ने इज़राइल को धमकाने के लिए, इज़राइल को एक बड़ी चुनौती देने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए कई सालों के बाद खुलेआम जुमे की नमाज खुद अदा करवाने का फैसला किया। जब ईरान के तेहरान शहर में हज़ारों लोगों की एक बड़ी भीड़ सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई के पीछे जुमे की नमाज अदा कर रही थी, तो उसमें ईरान के राष्ट्रपति के साथ साथ फ़ौज वगैरह से जुड़े हुए और भी अहम लोग नज़र आ रहे थे, सिवाय एक इंसान के। वह इंसान भी कोई और नहीं बल्कि अलकत फ़ोर्स के हेड इस्माइल कानी थे। यह खबरें चल रही थीं कि शायद मुमकिन है कि इस्माइल कानी भी इज़राइल की एक बड़ी एयर स्ट्राइक का निशाना बन गए हैं और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। इसके पीछे रीज़न यह दिया जा रहा था कि सैयद हसन नसरुल्लाह की डेथ के बाद इस्माइल कानी लेबनान के शहर बैरूत गए थे ताकि हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स से मुलाकात की जा सके, उनको जंग से संबंधित मशवरे वगैरह दिए जा सकें। मगर तभी इज़राइल की तरफ से हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी टारगेट किया गया और शायद इस हमले के वक्त हाशिम सफ़ीउद्दीन के साथ जो और भी टॉप लीडर्स मौजूद होंगे, उनमें यह इस्माइल कानी भी मौजूद थे, जिसकी वजह से उनके साथ इनकी भी मौत हो गई। अभी यह सस्पेंस बाकी ही था, कुछ क्लियर भी नहीं हुआ था कि अचानक से दुनिया की राजनीति में टहलका उस वक्त मचा कि जब यही खबर पूरी तरीके से उल्टी हो गई। मतलब अब खबरों में ये बताया जाने लगा कि दरअसल वह गायब तो हैं, लेकिन वो एयर स्ट्राइक्स में मरे नहीं हैं, बल्कि ईरान के अंदर ही हैं और ईरान की खुफिया एजेंसी या फिर उसकी IRGC फ़ौज ने इनको हाउस अरेस्ट कर लिया है, इनको अंडरग्राउंड कर दिया है और इनसे पूछताछ चल रही है। क्योंकि ईरान को यह शक है कि शायद उनकी टॉप लीडरशिप में जो इज़राइल का स्पाई हो सकता है, जो जासूस हो सकता है, वह कोई और नहीं बल्कि यही इस्माइल कानी हो सकते हैं। जब ये खबर पूरी तरीके से वेस्टर्न मीडिया और फिर मिडिल ईस्ट के मीडिया में वायरल हो गई, तो ईरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। मगर इस दौरान कुछ और बड़े लीडर्स और कमांडर्स की मौत की खबरें भी लगातार सामने आती रहीं। यह सारी घटनाएं ईरान की टॉप लीडरशिप के लिए बेहद शर्मनाक थीं, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि ईरान की खुफिया एजेंसी
IRGC और उसके सबसे एलीट यूनिट के लोग इस तरीके से लगातार निशाना बनाए जा रहे थे और कोई सुराग तक नहीं मिल रहा था कि आखिर इस खुफिया जानकारी को लीक कौन कर रहा है। इसके बाद कई राजनीतिक और खुफिया विश्लेषकों ने यह अनुमान लगाया कि अगर इस्माइल कानी को वाकई हाउस अरेस्ट किया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान के अंदर किसी बड़े स्तर पर विश्वासघात हो रहा है और यह संभव है कि इजराइल ने ईरान के सुरक्षा ढांचे में बहुत गहरे तक अपने जासूसों का नेटवर्क फैला दिया हो। अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह न सिर्फ ईरान के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी होगी, बल्कि इसका सीधा असर पूरे मिडिल ईस्ट के सुरक्षा परिदृश्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि ईरान, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के बीच का गहरा तालमेल और इनकी ताकत ही मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा विरोधी मोर्चा बना हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा पहलू यह भी है कि ईरान में जारी इस भीतरघात का सीधा फायदा इजराइल को मिल रहा है। इजराइल को एक एक करके अपने दुश्मनों की कमजोरियों का पता चल रहा है और वह उन पर लगातार प्रहार कर रहा है। इजराइल की ये सफलताएं उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की कामयाबी के रूप में भी देखी जा रही हैं, जो एक बार फिर साबित कर रही है कि वह दुनिया की सबसे प्रभावी और सशक्त खुफिया एजेंसियों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान इस संकट से कैसे निपटेगा। अगर उसकी सेना के अंदर ही इस स्तर पर गद्दारी हो रही है, तो क्या वह खुद को संभाल पाएगा या फिर यह घटनाएं ईरान की ताकत को कमज़ोर कर देंगी? और अगर ईरान अपने ही टॉप लीडर्स पर शक कर रहा है तो इसका भविष्य क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि ईरान की स्थिति फिलहाल बहुत नाजुक हो चुकी है। अगर ईरान जल्द ही इस संकट से बाहर नहीं निकला तो मिडिल ईस्ट के सुरक्षा समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। इजराइल की बढ़ती ताकत और उसके खुफिया ऑपरेशन जिस तरह से अपने दुश्मनों के खिलाफ सफल हो रहे हैं, वह बाकी देशों के लिए भी एक चिंता का विषय बन सकते हैं, खासकर उन देशों के लिए जो मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। आखिर में यह देखना होगा कि क्या ईरान अपने खिलाफ हो रही इस जासूसी को ख़त्म कर पाएगा या फिर यह उसकी कमज़ोरी का कारण बनेगा। क्या हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की जोड़ी फिर से अपने पुराने ताकतवर रूप में वापस आ पाएगी या फिर इजराइल उन्हें एक एक करके ख़त्म करने में सफल होगा? अगर ईरान इस चुनौती से निपटने में असफल रहता है तो इसके परिणाम स्वरूप मिडिल ईस्ट में सत्ता समीकरण और अधिक इजराइल के पक्ष में झुक सकते हैं। ऐसे हालात में ईरान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और उसकी क्षेत्रीय ताकत को भारी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही ईरान के अपने भीतर भी अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि अगर नेतृत्व में विश्वास की कमी और आंतरिक गद्दारी का यह सिलसिला जारी रहता है तो इसका असर जनता और सरकार के बीच के रिश्ते पर भी पड़ेगा। दूसरी ओर इजराइल की सफलताएं उसे न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रही हैं, बल्कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की प्रतिष्ठा भी वैश्विक स्तर पर और बढ़ रही है। इजराइल जिस तरह से अपने दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है, उससे यह साफ है कि वह मिडिल ईस्ट में अपने लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना रहा है, जिसमें ईरान की भूमिका कमज़ोर होती जा रही है। इस पूरी स्थिति का अंतिम निष्कर्ष यही है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ईरान के सामने अब एक बड़ी चुनौती है कि वह अपने भीतर के गद्दारों को बेनकाब करके खुद को फिर से खड़ा करे, वरना उसकी स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ईरान इस संकट से कैसे उभरता है और क्या वह अपने विरोधियों के खिलाफ एक बार फिर से ताकतवर होकर उभर पाएगा।